नमस्कार दोस्तों। अतुल सुभाष इस नाम से आज पूरा देश परिचित है। अभी 20 दिन पहले 9 दिसंबर को 34 वर्षीय इस युवक के द्वारा की गई आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। सप्ताह भर तक सभी की जुबान पर अतुल सुभाष का नाम था। उन्हीं दिनों मेरठ के एक वकील साहब के ऑफिस पर हो रही चर्चा के बीच सहसा ही मेरे मुंह से निकला, क्या फर्क पड़ता है। 1983 से अब तक 40 साल के बीच कितने ही अतुल सुभाष इस प्रकार झूठे केसों में फंसाए जाने के कारण अपनी जान दे गए होंगे। लाखों परिवार ऐसे झूठे केसों के कारण आर्थिक रूप से और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से बर्बाद हो चुके होंगे। किंतु अतुल सुभाष ने अपनी जान देने से पहले एक तख्ती पर लिखा न्याय बाकी है, 23 पेज का सुसाइड नोट लिखा और 1.25 घंटे करीब का वीडियो बनाया, जिस कारण इस केस में लगता है कि झूठा केस दर्ज कराने वाले के विरुद्ध शायद कुछ सजा हो जाए। बाकी तो जिस प्रकार चल रहा है शायद ऐसा ही चलता रहेगा। अतुल सुभाष ने माननीय न्यायालय को भी आरोप बनाया है। हालांकि मेरा मानना यह है कि किसी न्यायालय विशेष पर इस प्रकार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। अगर आपको उस कुर्सी पर बैठा दिया जाए इतने फाइलों के ढेरों के साथ, ढेरों फाइल, बहुत सारी फाइल है, सामने बैठा दिया जाए और सामने एक महिला खड़ी रुदन या विलाप कर रही है, झूठा या सच, आप भी विवेकहीन, तर्कविहीन, नेत्रहीन और बधिर हो जाएंगे। एक कान से एक कान खुला रहेगा जिस तरफ पत्नी पक्ष खड़ा होगा। पत्रावलियां इतनी हैं कि उन्हें पढ़ने का समय ही नहीं है। भावनाओं और संवेदनाओं के आधार पर ही अधिकांश निर्णय होते हैं और इसी कारण महिलाओं की ओर से, पत्नियों की ओर से झूठे केस ज्यादा आ रहे हैं और ज्यादा आ रहे हैं तो और भी समय नहीं बच पाता। फिर दोनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं। जितनी पत्रावलियां बढ़ रही हैं उतना पत्रावली को पढ़ने के लिए समय नहीं बचता और जितना समय नहीं बचेगा उतने ही केस बढ़ते जाएंगे। इसी बात की गंभीरता को समझते हुए माननीय न्यायालय द्वारा सन 2017 में एक निर्देश दिया गया कि अब 498A के मामलों में तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जाए। नतीजा क्या हुआ? पत्नियों ने 498A के साथ पूरा प्रयास किया कि 307 भी लग जाए, किसी परिजन पर 376 लग जाए, पति पर 377 लग जाए, 312 लग जाए, 313 लग जाए, 354 लग जाए, 354A लग जाए, 354B लग जाए, भिन्न भिन्न प्रकार की अन्य धाराएं भी साथ में लग जाएं जिससे कि गिरफ्तारी हो जाए। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही 2020 में निर्देश दिया गया कि 498A में रिश्तेदारों को आरोपी न बनाया जाए, अर्थात अगर कोई वास्तविक आरोपी भी है तो वह बच जाएगा। हमने पुरानी फिल्मों में देखा है कि अदालत में एक मूर्ति लगी रहती है, आंखों पर पट्टी, हाथ में तराजू, एक हाथ में तलवार। वो रोम देश, जो रोम है कंट्री, वहां की न्याय की देवी जस्टिसिया है, ऐसा कहा जाता है। और उसकी आंखों पर पट्टी का अर्थ भेदभाव नहीं करना, तराजू का अर्थ बराबर तोलना और हाथ में जो दो धारी तलवार है उसका अर्थ चाहे वादी हो या प्रतिवादी, जो गलत होगा प्रहार उसी पर होगा। किंतु यहां वैवाहिक मुकदमों में, वैवाहिक वादों में, मैट्रिमोनियल मैटर्स में जो कोर्ट केसेस होते हैं उसमें आंखों पर पट्टी का अर्थ ऐसा लगता है कि पति की ओर
भी नजर ना चले जाए, इसलिए आंखें बंद कर लो। और दो धारी तलवार में से एक तरफ की धार खुट्टल हो चुकी है, पूरी तरह खुट्टल है, हमारी भाषा में खुट्टल बोलते हैं जो धार टूटी हुई हो, और एक तरफ धार है जो सिर्फ पति पर ही चलती है। देश में हमारे कानून बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे कानून हैं, और सभी के लिए, हर चीज के लिए कानून है। लेकिन झूठे केसों को रोकने का तरीका ये नहीं कि एक धारा को कमजोर कर दिया जाए। जो बेचारी वास्तविक पीड़िता है, 5-10% वास्तविक पीड़िता भी होती हैं, हालांकि वास्तविक पीड़िताएं अधिकतर कोर्ट केस में जाती नहीं हैं, सारे जीवन घर पर प्रताड़ित होती रहती हैं, उनके पीछे सपोर्ट नहीं होती, कोई कहने वाला नहीं होता कि चल मैं तुझे लेकर चलता हूं कोर्ट में, उनके पीछे मायका या कोई इस तरह का सपोर्ट नहीं होता, वो बेचारी सारा जीवन प्रताड़ित होती रहती हैं। 5-10% वास्तविक पहुंच पाती हैं कोर्ट में। अगर उसको कमजोर करेंगे कि गिरफ्तारी मत नहीं होनी चाहिए या ये नहीं होना चाहिए या उसको आरोपी मत बनाओ, तो इसका मतलब कि हम उसी को कमजोर कर रहे हैं केस को ही, और जो वास्तविक पीड़िता है उसको कमजोर कर रहे हैं। जिसे सच बोलना है उसको और कमजोर कर रहे हैं, झूठ बोलने वाली तो और दूसरी धाराएं लगा देगी। कानून बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्रियान्वयन में बहुत कमियां हैं। क्रियान्वयन में ये होना चाहिए मेरे अनुसार, जैसा कि मेरा मानना है, हालांकि हमारा अधिकार नहीं है किसी भी न्यायालय पर टिप्पणी करने का, और ना ही मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। और उसी से मुझे ध्यान आया कि न्यायालय में दोनों पक्षों को बराबर सुना जाना बहुत आवश्यक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हमारा भारतीय संविधान है, उसका अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 जो है, वो हमें सभी प्रकार के अधिकार, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और लिंग के भेद के बिना सबको समान अधिकार देता है। कानून में सभी को न्याय पाने का अधिकार समान है। तो फिर वैवाहिकवाद में ऐसा क्यों होता है कि पूरे देश के न्यायालय जानते हैं, सभी जानते हैं कि पत्नी की ओर से झूठे केस किए जाते हैं, अधिकतर केस झूठे आते हैं, किंतु कभी यह सुनने में नहीं आता कि झूठे केस के कारण एक सांकेतिक सजा भी किसी स्त्री को मिली हो। अगर महिलाओं का ही माने कि महिलाओं के ही संरक्षण के लिए सब कानून बने हैं, तो वो जो पत्नी जिस देवरानी पर, जेठानी पर, ननद पर, सास पर आरोप लगाती है, झूठे आरोप लगाती है, आरोपी बनाती है, उनको अभियुक्त बनाती है, वह भी तो महिलाएं हैं। इसलिए ये कानून जो बने हैं, ये कानून जो संरक्षण करते हैं महिलाओं का नहीं, सिर्फ पत्नियों का करते हैं। और जानकारी होते हुए सभी को पता है कि अधिकांश केस, पता नहीं उसकी प्रतिशत मैं नहीं अपने मुंह से बोल सकता, 70%, 80%, 90% या 95%, कितने प्रतिशत केस, अधिकांश केस झूठे होते हैं। किंतु झूठा केस करने के लिए कभी किसी के खिलाफ ऐसा नहीं हुआ कि झूठा केस साबित हो गया है, इस पर मुकदमा चले, जो कि साबित हो चुका तो मुकदमा तो 15 दिन में ही खत्म हो जाएगा, वो जब साबित पहले हो चुका, तो कि इसे जो है कम से कम, ज्यादा नहीं, 1 महीना, 15 दिन, 1 सप्ताह, 2 दिन की जेल कम से कम कानून के साथ खिलवाड़ करने और निर्दोष को फंसाने के दोष के आरोप में कभी किसी पत्नी को भी तो सजा मिलते दिखे, तभी झूठे केस आने बंद होंगे। अन्यथा जिसको आपने यदि पत्नी के तरफ बिल्कुल इस तरह से है कि कितना भी झूठ बोले, आप एक धारा को कमजोर करोगे, वास्तविक पीड़िता उससे वंचित हो जाएगी, और जो जिसे झूठा केस ही करना है वो कहीं और से नया आरोप ले आएगी। उसे तो झूठ बोलना है, उसे पता है झूठ बोलने से महिलाओं का इस देश में कुछ नहीं बिगड़ता, कितना भी झूठ बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई उनको सजा नहीं होती, जुर्माना तक नहीं होता, तो क्यों नहीं झूठ बोलेंगी। 90% या 80% जो भी प्रतिशत है, महिलाएं ऐसी ही आती हैं जो पहले ही अपने ससुराल पक्ष को परेशान करके आती हैं, बहुत अधिक उनका जीवन पहले ही नरक बना कर आती हैं। ऐसा नहीं है कि पीड़िताएं नहीं हैं, पीड़िताएं बहुत हैं समाज में, ऐसी पीड़िताएं हैं जो बेचारी न्यायालय तक भी नहीं पहुंच पाती, और 5-10% जो पहुंचती हैं, जो सच बोलना चाहती हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता।
महिलाएं कितना भी झूठ बोलती हैं, झूठे शपथ पत्र दाखिल करती हैं, सशपथ झूठे बयान देती हैं, झूठे फर्जी साक्ष्य लाकर दाखिल करती हैं, सब चीज़ साबित भी होती है पत्रावली पर, किंतु उनके विरुद्ध कुछ नहीं होता, बल्कि उसके बावजूद भी उनको ही राहत पहुंच दी जाती है, उसके बावजूद भी पति को ही दोषी बनाया जाता है। मैं फिर कहूँगा, कानून बहुत अच्छे हैं, देश में बहुत अच्छे अच्छे कानून हैं। अभी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया, बहुत अच्छा कानून। यदि कोई पत्नी चाहती है कि मेरा पति जेल भी ना जाए, उसे पुलिस भी परेशान ना करे, लेकिन मेरा भी संरक्षण हो, अगर मेरे को उसने मेरा त्याग कर रखा है तो मेरे को भरण पोषण भी मिले, तो उसके लिए कानून आया घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। बहुत अच्छा कानून है। परंतु देखने में क्या आया कि जो 498 ये कर रही है वह घरेलू हिंसा भी कर रही है, जबकि प्रतिबंध होना चाहिए कि जो ये सोचती है, मानती है कि मेरा अब उस घर में निभाव ही नहीं है, वो 498 ये करे और भी धाराएं लगाए, उन्हें जेल भेजे, जिसका पता है कि अब घर टूटना ही है। लेकिन जिसको लगता है कि नहीं घर बन जाए, वह घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण में जाए, जिसमें भरण पोषण भी मिलेगा और घर भी टूटने से बचेगा, क्योंकि उसमें गिरफ्तारी नहीं है, बेल नहीं करानी पड़ती। किंतु दोनों ही कर रही हैं महिलाएं, पैकेज है, पूरा कॉम्बो पैक लेती हैं, 498A, 125 CRPC और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। हालांकि मैं अभी सारी धाराएं पुरानी बोल रहा हूं, अब जो नए कानून 1 जुलाई से लागू हुए हैं उसमें जो 498A है IPC की, वो अब BNS की का सेक्शन 85 हो गया है, और जो CRPC का 125 सेक्शन था वो अब BNSS जो नया कानून आया है उसका सेक्शन 144 है। वो पूरा कॉम्बो पैक लेती हैं, जबकि जिसको घर बसने की संभावना नहीं लगती वो 498 ये करे, उसके साथ जो भी धाराएं लगानी है उसे लगाए, जो भी अगर पीड़िता है तो, और 125 CRPC करे। कम से कम इतना प्रतिबंध तो होना चाहिए कि या आप उस तरफ जाओ या उस तरफ जाओ, पूरा कॉम्बो पैक सारा लेती हैं और सब में झूठ बोलती हैं और कुछ नहीं बिगड़ता। जो 125 CRPC है, जो मैं बता रहा हूं कि 1 जुलाई से जो नए केस आ रहे हैं उनमें BNSS की सेक्शन 144 है, उसमें कोई लिमिट ही नहीं है। एक पत्नी ने आज शादी की, 1 महीने बाद अलग हो गई, वो पूरा जीवन भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। कोई तो लिमिट हो, 10 गुना की लिमिट हो। 1 वर्ष साथ बिताया है तो अलग रहने का अंतराल 10 वर्ष होगा, जिसमें आप भरण पोषण प्राप्त कर सकती हैं। 2 साल आपने साथ में समय बिताया है तो अगले 20 साल तक आप भरण पोषण प्राप्त कर सकती हैं अलग होने के बाद। 3 साल बिताया है तो 30 साल, बस इतना। 3 साल अगर तो कम से कम बिताए हों 30 साल लेने के लिए, क्योंकि 30 साल का ही जीवन बचता है, आगे 40 साल का बचता है, 4 साल तो बिताए हों। उसमें भी मिनिमम एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि चलो क्राइटेरिया मिनिमम ये है कि चाहे 1 दिन भी बिताया हो तो भी 10 साल तो भरण पोषण देना ही पड़ेगा। ये तो बम्पर स्कीम है, शादी करो, 1 महीना बिताओ पति के साथ और सारा जीवन भरण पोषण प्राप्त करो। ये तो लॉटरी है, या बिना प्रीमियम दिए इंश्योरेंस है। पत्नी धर्म को निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ पति को दी गई, पत्नी की कोई जिम्मेदारी नहीं है पत्नी धर्म निभाने की। जो स्त्री 1 महीना भी पति के साथ नहीं रही या 1 साल पति के साथ रही, उसके बाद वो आजीवन पत्नी धर्म के निभाए बिना किस प्रकार भरण पोषण ले सकती है? उसको सारा जीवन केसेस में घुमाना और उससे पूरे जीवन भरण पोषण लेना, यही कारण है कि झूठे केस न्यायालयों में आ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि 498A और 125 CRPC, या ये कहो कि 85 BNS और 144 BNNS, या तो महिला इसमें जाए या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण इसमें जाए।
दोनों तरफ जाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। एक समय सीमा तय होनी चाहिए भरण पोषण की। यदि भविष्य में हम चाहते हैं कि अन्य अतुल सुभाष हमें देखने को ना मिले, तो हमें ये करना ही होगा। हमें क्या, हमारे तो मतलब हमें से मतलब मेरा नहीं, हमारे देश को। क्योंकि यहाँ पर कोई मुगल साम्राज्य नहीं है, कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चल रही, हमारी सरकार है। जब हमारी सरकार है तो यहाँ पर जो भी गलत होता है उसके लिए हम सभी शर्मसार हैं। हम सभी को शर्मिंदा होना चाहिए, सबको शर्म आनी चाहिए अपने सिस्टम पर। क्योंकि जो न्यायालय में जाते हैं, जो चाहे वो न्यायालय में कर्मचारी हैं, चाहे वो जुडिशरी में ऑफिसर्स की पोस्ट पर हैं, वो सब हमारे समाज से, हम लोगों में से जाते हैं। कोई विदेशी नहीं है कि हम ये कहें कि वो सही करेगा, हमें सही करना है। क्योंकि लोकतंत्र है, किसी तानाशाह की सरकार नहीं है कि कोई और सही करेगा या वो सही करेंगे। शर्मिंदा हमें होना चाहिए, गलतियां हमारी हैं, कमियां हमारी हैं, और ये बात हमें स्वीकारनी होगी। एक तो कॉम्बो पैक ना हो, एक समय सीमा तय हो 125 सीआरपीसी की, कि 10 गुना कितनी भी करो। हालांकि 10 गुना बहुत ज़्यादा है, लेकिन 10 गुना भी कर लो, चाहे कोई तो सीमा हो। ये तो नहीं है कि 1 महीना रहे और सारे जीवन झूठे मुकदमों में फंसाए कोई और पूरे जीवन भर भरण पोषण मिले। और झूठे वाद पर करने पर, झूठा शपथ पत्र देने पर, झूठा शपथ बयान करने पर अगर सिद्ध होता है तो उस पर ध्यानपूर्वक उसे देखा जाए। भले ही मुकदमे पेंडिंग पड़ रहे हैं कुछ दिन तक, अगर जिस फाइल पर देखा जाए उसे ध्यान से देखा जाए फाइल को, और उस पर निष्पक्ष निर्णय दिया जाए। यदि स्त्री गलत है, महिला गलत है, पत्नी गलत है, तो उसको भी चाहे थोड़ी दया करके उसको सजा मत दो, सांकेतिक सजा दे दो, चलो भाई 2 दिन के तो जा तू। तभी ये झूठे मुकदमे आने कम हो सकते हैं। बाकी अतुल सुभाष के इस घटना से पहले मैंने 2 महीने पहले एक विचार किया था आपके सामने, एक सत्य घटनाओं पर आधारित एक कहानी लाने का, इसी से मिलती जुलती विचार किया था। और उसके लिए तिथि तय की थी कि मैं 1 जनवरी को उसे आपके साथ साझा करूंगा। अब अतुल सुभाष का इतना बड़ा केस आ गया है, तो देखो मैं करता हूं या नहीं करता। वरना मेरे मन में था कि मैं 1 जनवरी को आपके साथ एक सत्य घटनाओं पर आधारित एक ऐसी कहानी, जो कि अतुल सुभाष की कहानी बहुत दुखद है क्योंकि सत्य है। अगर यही इसी कहानी पर एक फिल्म बनी होती, काल्पनिक कहानी होती और फिल्म बनी होती, तो हम दुखद नहीं कहते, इसको दर्दनाक और रोचक कहते। और जो इस तरह की आपदाओं में, इस तरह के मुकदमे में फंसे हैं, उनकी जो कहानियां हैं वह कहानियां दर्दनाक और रोचक हो सकती हैं और दुखद भी हैं। इसी प्रकार की एक दुखद और रोचक सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी लेकर आने वाला था मैं 1 तारीख को। अब देखो ये कहानी, ये बहुत बड़ा केस हो गया है। यही पर्याप्त है हमारे समाज को शिक्षा देने के लिए, या न्यायपालिका को भी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।